कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि 3 मई से एग्ज़ाम शुरू हैं एमटीएस के, 19 मई तक चलेंगे। तो अब तक जितने भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स हुए हैं और जितने भी दिनों में एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें मैथ्स के जो क्वेश्चन बने हैं उससे आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में जिन बच्चों का भी रहता है उनको हेल्प मिल सके, उनके माइंड में क्लियर हो सके कि किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बार ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं एमटीएस में। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन टाइप्स को समझना, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, साथ साथ में करना। जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसको आता है ऑलरेडी वो क्वेश्चंस, वो स्पीड में करेगा। जिसको नहीं आता उसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 3 times a number is 24 more than the 1/3 of this number. This number is, यानी कि वो कहना चाहता है किसी नंबर का, अब कोई नंबर हम मान लेते हैं x, ठीक है, उस नंबर का 3 गुना is 24 more than the 1/3 of its number। वो क्या है, 24 ज़्यादा है उसके 1/3 से। उसके 1/3 से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। ठीक, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तुम्हारे x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो नंबर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x/3 + 24। यहाँ पे क्या है 3x, x की वैल्यू को उधर ले आते हैं, 3x ये प्लस में है, इक्वल टू के इधर आके इसका साइन चेंज होगी, -x/3 हो जाएगा। यहाँ पे 24 है, एलसीएम करेंगे 9x - x हो जाएगा, नीचे 3 बचेगा, यहाँ पे 24 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 72। और यहाँ पे 9x में से एक x गया, कितना बचा 8x। तो अब जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू के वहाँ पे डिवाइड में जाता है, तो जब 8 काटेगा 72 को, कितने काटेगा 8 9 जा 72। तो x की वैल्यू क्या आ गई, और निकालना क्या था हमें, x की वैल्यू निकालनी थी। तो अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है 15 of 8 + 6 + 27 - 3 डिवाइड बाय 6 + 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। ऑफ लिखा है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 8 से कितना हो जाएगा 120 + 6, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 126 यहीं पे हो गया। ठीक है, 126 यहीं पे हो गया इसका। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। चाहे ये पूरा एक ब्रैकेट में हो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पहले सॉल्व करनी है हमें। ठीक है, 27 में से 3 गया, कितना बचेगा 24 डिवाइड बाय 6 + 4। बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली ध्यान से देख के याद रखना कि पहले डिवाइड होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाद में होता है। इसको डिवाइड करेंगे 6 से 24 को, कितने पे कटेगा 4 पे, +4 प्लस 126 बाहर है, ऐड कर लो 8 + 126, कितना बना 134। ठीक है, ये भी इजी था। ध्यान रखना इस बात का कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होता है। प्लस माइनस पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, यही सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना होता है सिंप्लीफिकेशन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 4 brothers is 15 years. If their father is included, the average age is increased by 5 years. The age of father is, यानी कि एवरेज एज 4 भाइयों की 15 है, यानी कि 4 लोगों की एवरेज एज कितनी है 15, यानी कि कितनी 60 टोटल एज का सम है। ठीक है, टोटल सम क्या है सभी एजेस का 60। 4 लोग, एवरेज मल्टीप्लाई करोगे नंबर से तो टोटल निकल जाता है, यानी कि टोटल उन सब की एज का सम कितना है 60। आगे उसने बोला कि अगर पिताजी को जोड़ दिया जाए, अगर पिताजी आ जाएंगे तो 4 से कितने लोग हो गए, 5 लोग हो जाएंगे। 5 लोग हो जाएंगे तो उसके बाद एवरेज कितना बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। तो भाई पहले एवरेज कितना था 15, अब कितना हो जाएगा 20, तो अब टोटल कितना हो जाएगा 100। ठीक है, पहले टोटल था 60, पिताजी के आने से हो गया 100, तो यानी कि 40 बढ़ी है, यानी पिताजी की एज क्या है 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक और क्वेश्चन एवरेज पे देखो। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 11 numbers is 32 if the average of first 6 numbers is 26, the average of last 6 numbers is 36, then what is the value of the 6th number? कितने नंबर है? 11 नंबर है, ठीक है। और एवरेज कितना 11 नंबर का? 32। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है 352 आ गया। ये तो हमने 11 नंबर का टोटल निकाल लिया। आगे उसने बोला कि पहले 6 नंबर का कितना है, 26। पहले 6 नंबर का कितना है, 26। तो कितना बन जाएगा ये 156। अगले 6 नंबर का कितना है, 36। ये कितना बन जाएगा, 216। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो टोटल क्या है, इतना। पहले और लास्ट 6 का कितना है, इतना। सम करके देख ले कितना बनता है, 372। अब एक बात ध्यान रखना, अगर 11 नंबर है तो उन 11 नंबरों में 6 तो नहीं आने वाला, क्योंकि ये 12 हो जाते हैं। यानी कि एक बीच का नंबर है जो 2 बार रिपीट हुआ, इन 6 में भी आ गया है और इन 6 में भी आ गया एक नंबर है। वो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे हमें दिखेगा। और वो पता कैसे चलेगा, वो जब हम टोटल में से इन दोनों के सम को घटाएंगे तो एक्स्ट्रा नंबर का पता चल जाएगा, वो होगा बीच का नंबर। ठीक है, तो निकाल ले। अगर 372 में से हम टोटल को माइनस कर लें तो कितना बचेगा, 20। तो वो नंबर क्या था, 20। यही वो नंबर था उसने जो बोला था कि छठे नंबर की वैल्यू बताओ, तो 6 नंबर यही होगा। आगे बात समझ, ठीक है। एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर प्रैक्टिस होगी जिसकी तो वो आराम से कर लेगा, और अब जिसकी नहीं हो रखी होगी उसको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, रेशियो प्रोपोर्शन का है ये। इसमें एक वैल्यू दे रखी है 5x प्लस 2y 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 रेशियो 9। ठीक है, इसको लिख लेते हैं सही से, 5x प्लस 2y रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं 10x प्लस 3y इक्वल टू 5/9। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू को x की वैल्यू से सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू को y से सॉल्व करेंगे। अब जब ये 45x उधर जाएगा, अब ये पॉजिटिव में है, उधर जाके इसका साइन चेंज होगा, माइनस में चला जाएगा। तो 50 में से 45 गया, कितना बचा 5x। और ये 15y जब इधर आएगा, इसका साइन चेंज होगा, अभी पॉजिटिव है, उधर इधर आके माइनस में आ जाएगा। 18 में से 5 गया। ठीक है, अब सामने वाली वैल्यू होती है, इसको एक दो स्टेप आगे जाके इसको सॉल्व करने के बजाय यही समझ लेना कि सामने वाली वैल्यू होती है हमेशा। ठीक है, x की वैल्यू क्या हुई, फिर x की वैल्यू क्या हुई 3 और y की वैल्यू क्या हुई 5। इतनी बात समझ आ गई। अब जो इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है, 2x² प्लस 3y² अपॉन 4x² प्लस 9y²। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2, x क्या है 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 इंटू वाई का स्क्वायर 25 इंटू 3 75। ठीक है, ऐसे ही 4 एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 जा 36 प्लस 9 इंटू 25 है, इंटू 25 बन जाएगा 225। इसे सॉल्व करना है हमें। इसको कहाँ सॉल्व करें, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको सम करेंगे तो कितना बन जाएगा 93। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 261। ठीक है, और ये कितने पे कटेगा 31, और ये कितने पे कटेगा 87। तो आ गया 31/87।
ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये रेशियो के फॉर्म में होगा 31:87, ये अपना आंसर होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, स्पीड में करेगा कोई तो आराम से हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो रेशियो प्रोपोर्शन पे। क्वेश्चन कह रहा है 2 numbers are in the ratio 7:5. On diminishing each of them by 40, the ratio becomes 27:17. The sum of the numbers is, यानी कि दो नंबर हैं 7 और 5 रेशियो में हैं। अगर इनसे डिमिनिशिंग यानी कि घटा दिया जाए 40-40 तो रेशियो बन जाता है 27:17। अब देखो, जैसे दो रेशियो हैं तो रेशियो के साथ हमेशा वेरिएबल भी होता है, उसको मान लेंगे 7x 5x। ठीक है, अब आगे देखो कि अगर 40 घटा दिया जाए, 7x में से भी 40 घटा लो, 5x में से भी 40 घटा लो, तो कितना रेशियो बन रहा है 27/17, ये रेशियो बनेगा। इसको अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि जब हम 17 इंटू 7x तो यानी कि 119x आएगा, माइनस 17 इंटू 40 680। सेम ऐसे ही हमने इसके साथ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब x की वैल्यू को x की वैल्यू से सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे। 119x जब उधर जाएगा इसका साइन चेंज होगा और 135 को काटेगा। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा 16x, और जब 1080 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 680 माइनस में है तो दोनों माइनस होंगे, और जब ये माइनस होंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा 400। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें निकालना क्या था, लेकिन दोनों नंबरों का सम, दो नंबर क्या थे 7x और 5x थे। ठीक है, इन दोनों का अगर हम सम कर लेते हैं कितना बन जाएगा 5 7 12, यानी कि 12x। अब 12x तो ठीक है, हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो 12 इंटू 25, x की वैल्यू 25, तो कितना बन जाएगा 25 इंटू 12 300, और यही अपना आंसर होगा। आगे बात समझ में, ये भी इजी क्वेश्चन था, जैसे उसने बोला वैसे हमने वैल्यू पुट कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। If his income increases by 12% and the saving decreases by 10%, then what will be the percentage increase in his expenditure? यानी कि अगर अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है राघव, कितना खर्च कर देता है 80% खर्च कर देता है, तो 80% से हमें क्या फ्रैक्शन मिलता है, क्या फ्रैक्शन मिला 4/5। ठीक है, इस 4/5 में 4 है एक्सपेंडिचर और इनकम कितनी है, ठीक है, इनकम है 5। इतनी बात क्लियर होगी। अगर हमारी इनकम 5 है और हमारा एक्सपेंडिचर 4 है तो सेविंग कितनी हुई होगी 1। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि इसे मैं 500 बना दूँ, इसको 400, इसको 100। क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि सब में सेम चेंजेस किए हैं। अगर किसी एक में मैं चेंज कर देता बाकी में ना करता फिर वो गलत हो जाता, क्योंकि सब में सेम चेंजेस किया है तो ये वही वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो 500 में से अगर 400 के तो 100 बचे। अब इनको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, इसलिए इन सब में मैंने थोड़े चेंजेस किए। अब देखो आगे उसने बोला है कि अगर इनकम बढ़ जाती है 12%, इनकम कितनी बढ़ गई है 12% से, अगर 12% तुम निकालोगे कितना बन जाएगा 60, तो 560। आगे सेविंग घट जाती है 10% से, सेविंग में कमी आती है 10% की, तो 10% कितना बनेगा इसका 10 ही बनेगा, तो 10 घट जाएगा 100 में से 90। ठीक है, आगे उसने बोला है तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना बढ़ जाएगा उसका। देखो सेविंग कैसे निकलती है, जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं। सेम अगर हम इनकम में से सेविंग को घटा दें तब भी हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाता है। तो अगर मैं 560 में से 90 घटा दूँ कितना बचेगा 470, कितना बचेगा 470।
तो 400 का कितना बन गया, 470। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 70 बढ़ गए, ठीक है। ये जो बढ़ा हुआ 70 है, इसी का हमें निकालना है कि कितने की बढ़ोतरी हुई है। इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ जाके सॉल्व करते हैं। चेंज कितने का है, 70 का। नीचे क्या रखेंगे, पहली वैल्यू 400 इंटू 100% के लिए काटेंगे तो कितना बनेगा, 17.5। 17.5% से इसका इंक्रीमेंट होगा एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% फॉर ₹1725. What will be the its selling price if it is sold at a loss of 15%? अगर वो कह रहा है कोई आर्टिकल को प्रॉफिट पे बेचा जाए, और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो यानी कि सीपी पे 15% के प्रॉफिट पे, अब मैंने 115 क्यों लिया, याद रखना प्रॉफिट और लॉस हमेशा 100 पूरी वैल्यू मानते हैं, उससे ऊपर माना जाता है प्रॉफिट, और 100 से नीचे माना जाता है लॉस। तो अगर ये कह रहा है 15% का प्रॉफिट है 100 से 15 ऊपर, यानी कि 115% निकाल देंगे सीपी का। तो 115% का प्रॉफिट कितना बनता है सीपी पे, ये इसने दिया है 1725, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है। अब सीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 1500। सीपी आ चुका है हमारा। आगे उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर उसको 15% के लॉस पे बेचा जाए। अभी मैंने ऊपर बताया था लॉस से प्रॉफिट 100 पे लगता है, 15% यानी कि 85 का लॉस कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 85 कितना बनता है, 1275, यानी सीपी कितना था 1500, और अगर इसको हम 15% के लॉस पे बेचे तो कितना बन जाएगा 127। ये अपना आंसर होगा। देखो अगला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, had he sold it for ₹332 more he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of the article? तो उस आर्टिकल को क्या लाइट कर लेते हैं, 100 लाइट कर लेते हैं। उससे पहले वो कह रहा है कि अगर 10% कम पर बेचे, 10% कम पर बेचे, तो अगर 100 हमने जो लाइट किया है, इससे अगर हम 10% कम दिखाएं तो 90 हो जाएगा, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि अगर 20% ज़्यादा पे बेचते तो 332 का ज़्यादा का बिकता, ठीक है। ज़्यादा दिखा देते हैं, कितना 20 यानी कि 120 और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ रहा है 30 का, लेकिन उसने क्या बोला है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 332 का डिफरेंस आएगा। एक की वैल्यू निकाल लें, 30। आगे क्या निकालना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, ये था, है ना। ये तो कंडीशन है कि अगर इतने ज़्यादा का बेच देगा तो इतना का फर्क आ जाएगा। एक्चुअल में क्या था, ये था। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा क्या आ गया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की वैल्यू। आगे बात समझ में, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X for m years at the rate of R% is equal to the same on ₹Y for n years at the rate of S%, then X upon Y is equal to, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बेस पे है, फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल सा हम क्या मान ले, पी किसको मान ले, एक्स को मान लेते हैं, ठीक है, पहले वाले का। आगे उसने टाइम दिया है, टाइम एम है, और रेट है आर। फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, पी आर टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ऐसे ही निकालने के लिए, ठीक है। तो नीचे 100 ले लेते हैं। आगे उसने बोला है, इज इक्वल टू द सेम एज ₹Y। यहाँ पे P क्या है, हमारा Y है, और N क्या है, टाइम है, और रेट क्या है, यहाँ पे S है। सो सेम वैल्यू रहेगी, ये X है, ये Y है। उसने बोला जरा X अपॉन Y निकाल के दिखाओ कितना बनेगा। तो भैया थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। X के सामने जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी, जो Y के सामने होगा वो उसकी वैल्यू होगी। X के सामने क्या है, SN, और Y के सामने क्या है, R है। यही आंसर होगा।
ठीक है, आगे बात समझ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 years ऑन अ प्रिंसिपल इज 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू निकालनी है। तो उसने बोला है सिंपल इंटरेस्ट 9 साल के लिए प्रिंसिपल का 3/5 है। तो पहले प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है, पी रेट क्या है, रेट भी पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है, और टाइम कितना है 9 साल, 9 साल के। आगे उसने ऐसा ही क्या बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3/5 है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का 3/5 है। सॉल्व कर लेते हैं, जितना हमें दिया हुआ है इसको काट लेते हैं। कितना आ जाएगा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ आर बचा है, ये ऊपर की नीचे जाएगा, 20/3। तो रेट कितना आ गया हमारा 20/3, लेकिन इसको किस में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6/2/3%। ठीक है, आगे बात समझ। बस थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट द रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न्स a simple interest of rupees 240 after 3 years. If the rate of interest being 5% more, then how much more interest would it have earned? यानी कि वो कह रहा है कि अगर रेट दे रहेगा 8% और उसको इन्वेस्ट किया गया है एट अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि अगर 8% का हमारे पास रेट है, रेट कितना है 8% का। दूसरी चीज़ उसने बोला है कि इंटरेस्ट हमें कितना मिला है 240, ठीक है, और टाइम कितना दिया है 3 साल, यानी कि मैं प्रिंसिपल नहीं है। तो सॉल्व करते हैं ऐसे, पी पता नहीं है, रेट 8 है और टाइम 3 साल का है, और ऐसा ही हमें दिया है 240, ठीक है। इसके थ्रू हम पी निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पी बचा है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 1000। इतनी बात क्लियर होगी, पी हमारा 1000 आ गया। अब अगर हमारा पी 1000 आ चुका है, आगे उसने कंडीशन ये बोली कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीन 5% मोर देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट इट वुड हैव अर्न, यानी कि अगर इंटरेस्ट हमारा 5% से बढ़ जाए, 8 से कितना बढ़ जाए, 8 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 13% अगर हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो कितना बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रिंसिपल है, रखते हैं इसको 1000, टाइम वही लेना है, रेट बढ़ेगा 13 हो जाएगा। अब बताओ कितना बढ़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से लेंगे 390 आ जाएगा। ऐसा ही पहले वाला कितना था 240, तो 390 अभी हुआ है, पहले वाला था 240, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। उसने यही पूछा था कि कितना बढ़ जाएगा, बढ़ाने के बाद 390 था, पहले 240 था, उसने बोला कितना बढ़ जाएगा, तो हमें उसका डिफरेंस पता करना था, जो कि कितना बना 150। आगे बात समझ। एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही, क्योंकि CISI के आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 का एवरेज चल रहा है, तो 2 या 3 में से क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से करके जाना CISI। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एट 11% पर एनम फॉर 2 years is ₹60.50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। यानी कि वो कह रहा है कि तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है, किसी प्रिंसिपल की उसने बात करी है जो कि हमें दिया नहीं है। प्रिंसिपल क्या है हमारा X मान लो, ठीक है। आगे उसने बोला कि कितने परसेंट पे 11। अब ये हमारा जो 11% ऐसे के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 11/100, ठीक है। आगे उसने बोला कितने समय के लिए 2 साल के लिए, तो जिसने किया है CISI का टॉपिक, तो जो फ्रैक्शन बना है, अगर उसने 2 साल बोला इसका स्क्वायर कर दो, इसको हमने पी लाइट कर लिया। आगे आगे 2 साल के लिए उससे निकालना है, और SI और CI का डिफरेंस है 60.50। यहाँ पे आएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 साल का निकालते हैं, तो जब इसको काटेगा ये पहले कितना आ जाएगा 1100, 2 साल का ये आ जाएगा। अब इस वाले पे लगा के देखो 11/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 11 × 11 121, ठीक है।
ये पूरी वैल्यू क्या कहलाती है, सी आई, और इतनी वैल्यू क्या कहलाती है, एस आई। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, ये 1 to 1 इसका डिफरेंस हुआ, लेकिन एक्चुअल में क्या बोला उसने, 60.50 है इसका डिफरेंस। ठीक है, अब ये हमारा आया है इसको सॉल्व करके, और एक्चुअल ये है, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 60.50 12100, और निकालना क्या हमें, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमने कितना लेट किया था, 4 0। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना बन के आया, 3 0, एक सेकेंड, हाँ 3 0, ये हमारा आंसर हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे बात समझ में, डिफरेंस क्या होता है सी आई एस आई का, ये पूरी वैल्यू क्या होती है सी आई, और इतना हिस्सा क्या होता है जो कांस्टेंट चलता है, क्योंकि एस आई हमेशा सेम रहता है, सी आई हमेशा टाइम के साथ बढ़ता रहता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगने लग जाता है। तो हमारे डिफरेंस कितना बना था, 121, यहाँ पे कितना था 60.50। इसके थ्रू हमने एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करी और किससे मल्टीप्लाई किया, जो हमने लेट किया था पी, क्योंकि हमें पी निकालना था, सॉल्व करके हमारा पी निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो क्वेश्चन कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 5 6 9, working together they can complete a work in 18 days, and how many days can B alone can complete 25% of that work। तो हमें निकालना है किसका है, B की वैल्यू निकालनी है, पूरे काम का 25% कितने दिनों में करेगा। ठीक है, दोनों तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 6 और 9। ठीक है, आगे बोला है कि तीनों मिलके कितने दिनों में काम पूरा करते हैं, 18 दिनों में। एफिशिएंसी दे रखी है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, टोटल वर्क निकल जाता है। तो कितना बनेगा, 5 से 11 प्लस 9 20, 20 इंटू 18, तो कितना बन जाएगा ये, 360। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। ठीक है, इसका 25% को बी कितने समय में करेगा, हमें ये निकालना है। तो पहले इसका 25% पता करें। 90, 25% कितना बनेगा, 90। आगे बी की एफिशिएंसी क्या है, 6, 90 डिवाइड बाय 6, 15 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, बी अकेला कर लेगा। ठीक है, आगे बात समझ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का है। क्वेश्चन कह रहे हैं 10 men can complete a work in 30 days by working 8 hours per day, and how many days 12 men working 4 hours a day will complete the work। यानी कि यहाँ पे हमें दिन निकालने हैं। पहली कंडीशन है कि 10 लोग, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो पहले मैन डेज टाइम अपॉन वर्क, मैन डेज टाइम अपॉन वर्क। ये फॉर्मूला होता है, आगे बात समझ। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले उसने बोला 10 लोग, मैन कितने हैं, 10 मैन, कितने दिनों में, 30 दिनों में। टाइम कितना लगा रहे हैं, 8 घंटे लगा रहे हैं। दूसरी ओर कितने लोग, 12 लोग हैं, कितने दिनों में, ये तो हमें निकालना है, एक्स मान लेते हैं। और कितने घंटे लगाता है रोज, 4 घंटे काम करते हैं। सामने सामने सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, काट लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा, यहाँ पे क्या है 50। तो यानी कि x हमने क्या माना था, डेज माना था। तो यानी कितने डेज में कर लेंगे, ये 12 लोग मिलके काम 4 घंटे 50 दिनों में कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स 2:5। इफ द फर्स्ट train covers 350 kilometers in 5 hours, then the speed in kilometer per hour of the second train। दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, स्पीड दे रखी है 2:5। आगे उसने बोला है कि पहली ट्रेन कवर करती 350 किलोमीटर 5 घंटे में। भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों चीज़ें हमें दे रखी है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 350
टाइम कितना है 5 घंटे, कितना आ गया 70 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई स्पीड, ठीक है। अब ये तो आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड यहाँ पे भी तो दे रखी है, तो यहाँ पे क्या है, रेशियो में दे रखी है, यहाँ पे एक्चुअल में है, तो कितने गुना बनी है एक्चुअल वाली इस रेशियो की, 35, है ना। और ये बात ध्यान रखना कि जब भी दो वैल्यूज, दो नंबर रेशियो में है तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन है, तो जितने के चेंजेस इसमें होंगे उतने के चेंजेस इसमें भी होंगे, जितने पे ये कटेगा उतने पे ये भी कटेगा, ठीक है। जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ये भी बढ़ेगा। अगर ये 35 से इंटू होकर इसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही तो इसकी भी 35 से मल्टीप्लाई करके ही आएगी। तो ये कितना बना 175 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बनी। आगे बात समझ। और जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करता, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अभी भी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, आगे भी एसएससी के और भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो क्रूशियल पार्ट है आपके सिलेबस का वो हम कवर करवाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।